हेलो एवरीवन। लॉ ऑफ टॉर्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज लॉ ऑफ टॉर्ट की सीरीज में पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आती है नो फॉल्ट लायबिलिटी में। नो फॉल्ट लायबिलिटी का मतलब होता है जिसमें आपका कोई भी दोष नहीं होता है, आपका फॉल्ट नहीं होता है। जहां फॉल्ट नहीं आपका होता है फिर भी आपके ऊपर लायबिलिटी रहती है, वो कहलाई जाती है नो फॉल्ट लायबिलिटी। इसमें दो होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एक एक करके हम इनको आगे वाले पीपीटीज में स्लाइड्स में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है? ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल जो है रेलन वर्सेस फेचर में इमर्ज हुआ था। ये केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं से अगर कोई केस निकल के आता है तो इनको जैसा है वैसा लिखा जाता है आंसर कॉपी में, क्योंकि ये लैंडमार्क केसेस कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लेड इन दिस केस, केस के फैक्ट्स मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में समझाए थे, इसको नहीं पता है मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या हुआ था। देखो नेक्स्ट पीपीटी में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, फैक्ट्स क्या थे इसके। सीधा डिफेंडेंट जो रेलेंट था वो रिजर्वायर बनवा रहा था। उसके पड़ोसी के पास क्या लगे हुए थे? शाफ्ट्स लगे हुए थे। उसके रिजर्वायर से पानी ओवरफ्लो हुआ, उसकी शाफ्ट्स में उसके रिजर्वायर से पानी ओवरफ्लो हुआ। बगल वालों के यहाँ कोल माइंस थी जिसमें पानी भर गया। ठीक है, एडजस्टिंग लैंड पे कोल माइंस थी, तो इसकी वजह से उसका लॉस हो गया तो उसने इसको सू करा। ठीक है, तो इसलिए इसकी गलती मानी जाएगी क्योंकि रिजर्वायर इसके यहाँ बनवाया जा रहा था। हम कंडीशन पढ़ते हैं इस पे क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लेड इन दिस केस, इट इज सेड दैट इफ अ पर्सन ब्रिंग्स ऑन हिज लैंड एंड कीप सम डेंजरस थिंग, if such thing is likely to cause damage and if it escapes। क्या कंडीशन है, नोट कीजिए। पहली कंडीशन है कि आपको कोई डेंजरस चीज अपनी जमीन पे लानी है, पहला। ठीक है, दूसरी चीज उसका चांस हो कि वो बाहर निकल जाए। ठीक है, और तीसरी चीज बाहर निकलने के बाद वो डैमेज कॉज करे। ठीक है, तीन कंडीशंस हैं। तीनों कंडीशन उसमें लिख लीजिए पॉइंट वाइज। पहली, ब्रिंग समथिंग टू योर लैंड दैट इज डेंजरस। दूसरी, इफ दैट डेंजरस थिंग्स एस्केप। तीसरी, इफ दैट द एस्केप ऑफ द डेंजरस थिंग कॉज डैमेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जजमेंट क्या आया था इसमें? द हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड दैट फेचर वुड बी लायबल टू कंपेंसेट द रेनेंट फॉर ऑल द डैमेज कॉज टू हिम। क्यों? क्योंकि इसमें द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइजेस दैट इवन इफ अ पर्सन डज नॉट एक्ट नेग्लिजेंटली when retaining a dangerous object on his property, he would be held prima facie liable for any harm caused। क्योंकि उसके वजह से हार्म कॉज हुआ, ना वो ये चीज लाता अपनी जमीन पे, ना वो एस्केप होती और ना डैमेज कॉज होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि असेंशियल क्या होते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मैंने पहले से बताया, अब आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे द डिफेंडेंट मस्ट ब्रिंग समथिंग डेंजरस टू हिज लैंड। साफ साफ है कि ब्रिंग समथिंग डेंजरस टू हिज लैंड। ये नहीं कि ऑलरेडी अगर जैसे उसके पेड़ पे जहर का पौधा उगाता है कोई पॉइजनस ट्री, तो बाहर से नहीं लाया है, बट इट ऑटोमेटिकली ग्रो अप। तो पहली कंडीशन है कि ही मस्ट ब्रिंग समथिंग इनटू हिज लैंड। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टू बी अप्लाइड, देयर मस्ट बी डेंजरस थिंग brought into the land of the defendant। ठीक है, सेकंड कंडीशन है देयर मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ दैट। नॉन नेचुरल कैसे होगा? अब आपकी खेती वाली जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर आप डैम बनवाने लगते हैं जो उसका नेचुरल यूज है ही नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक एग्रीकल्चर लैंड होती है, आपने बीच में डैम और रिजर्वायर बनवा दिया है। मान लो अगर वो टूटता है या कुछ होता है, पानी बाहर फ्लो कर जाता है, तो नॉन नेचुरली हुआ ना, आप इतना पानी स्टोर करके रख रहे हैं और वो बाहर निकला है, स्किप किया और डैमेज तो कॉज होगा ही। ऑफकोर्स आसपास आपके सारे एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, तो देयर मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। जैसे रेलवे वर्सेस पैचर में वही रिजर्वायर बनवा रहा था। ठीक है, स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड नेचुरल यूज। बट अब रिजर्वायर बनवाए, डैम बनवाए, तो वो नॉन नेचुरल हो जाता है। थर्ड पॉइंट है एस्केप। एस्केप करके आपका वो डैमेज भी कॉज करे। मतलब अगर वो पानी एस्केप करता है डैम से, रिजर्वायर से, और डैमेज कॉज करता है, तो वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल में आ जाएगा। ऐसा ही हुआ था केस रेड्स वर्सेस लियोन। इट वाज हेल्ड दैट देयर इज इफ देयर इज नो एस्केप द डिफेंडेंट कैन नॉट बी लायबल। अब मान लीजिए यही केस देखिए, अगर वो पानी एस्केप ना होता तो उसकी माइंस जो थी, कोल माइंस, वो पानी से नहीं फ्लडेड होती। तो नहीं फ्लडेड होती तो लॉस नहीं होना था। जब लॉस नहीं होना था तो किस बात पे कंप्लेन करने जाता, सू करने जाता? फालतू आदमी थोड़ी ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। देखिए एक बढ़िया सी चीज है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, मेजर डिफरेंस जो है वो है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपके पास एक्सेप्शंस होते हैं, बल्कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी से याद कर लीजिए, स्ट्रिक्ट मतलब ठीक है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट उसमें है ही नहीं कोई एक्सेप्शन। ठीक है, पहला एक्सेप्शन देखिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का।
plaintiff's fault whether plaintiff himself is in fault any damage caused to him। अब क्या होता है कि प्लेंटिफ जो है मतलब मैं ही हूं, मैं खुद वो कर रहा हूँ। मान लो किसी के घर पे एक फ्यूरियस डॉग पला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल रोड व्हीलर ले लेते हैं, वो है उसके घर पे, ठीक है, पेट है। अब हम जाएं और उसका गेट खोल दें बाहर से और वो आके मुझ पे अटैक कर दे, तो गलती किसकी हुई? मान लो वो डेंजरस थिंग रखे हुए था, उसने कॉजन भी रखा था कि गेट लगा के रखा था, मैं खुद जाऊं गेट खोल दूं मेरे ऊपर अटैक कर दे, फिर मैं कोर्ट जाऊं, तो वो क्या डिफेंस ले सकता है? भैया ये तो प्लेंटिफ की खुद की गलती है। इन्हें क्या दिक्कत थी कि इतना जब मैंने बाहर लगाया वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, मैंने सब करके रखा है, फिर इन्हें क्या जरूरत थी कि वो कुंडी खोल दे? अब अगर ये परेशान हुए हैं तो इनकी गलती है, ठीक है। इसमें केस देखिए पॉन्टिंग वर्सेस नॉक्स का। इसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ का जो घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, वो प्रीमियस में जाता है डिफेंडेंट की और पॉइजनस लीव्स खा लेता है। ध्यान से देखिए, हॉर्स जो है खुद इंटर करता है प्रीमियस में। क्या पॉइजनस ट्री खुद बाहर आया या उसकी ब्रांचेस बाहर गई? नहीं, हॉर्स खुद अंदर गया। पहली कंडीशन फुलफिल हुई कि डेंजरस थिंग उसकी लैंड पे है। दूसरी कंडीशन फुलफिल हुई, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पे, क्या कि वो एस्केप नहीं करी है। एस्केप नहीं करी है, वो खुद अंदर जाके हॉर्स ने खाया है, तो कोर्ट ने वही एंड किया कि डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल की खुद की गलती है, उसको अपने हॉर्स को नहीं जाना देना चाहिए था, है ना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन पे, जो है एक्ट ऑफ गॉड। अब एक्ट ऑफ गॉड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जनरल डिफेंसेस में, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को आता होगा। कमेंट कर दीजिएगा कि एक्ट ऑफ गॉड आपको कैसे समझ में आया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक्ट ऑफ गॉड में क्या होना चाहिए। ना तो ह्यूमन एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और ना ही ह्यूमन एजेंसी के कंट्रोल में होना चाहिए, मतलब बियॉन्ड कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल ही नहीं हो सकता है। केस देखे हैं, पहला केस है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इसमें क्या हुआ था? निकोलस वर्सेस मार्शलैंड में हुआ था कि द प्लेंटिव्स फोर ब्रिज वे डिस्ट्रॉयड बाय द डिफेंडेंट आर्टिफिशियल लेक फ्लडेड ड्यू टू हैवी रेन। देखिए हैवी रेन यहाँ वर्ड यूज हुआ है, तो इस केस में हेल्ड हुआ था कि डिफेंडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि हैवी रेन की वजह से डैमेज हुआ है, इस वजह से एक्ट ऑफ गॉड लगेगा और ये एक्सेप्शन है। दूसरा केस था विनेथ वर्सेस ब्रिंगम वाटर वर्क्स इन कोर्ट। द डिफेंडेंट हैड build water lines that were sufficiently durable to withstand intense frost, लेकिन क्या हुआ? unexpectedly harsh frost caused the pipe to burst, ठीक है, severely damaging the plaintiff's property। It was decided that the frost occurred is unexpectedly extreme। उन्होंने क्या कहा था कि इंटेंस फ्रॉस्ट को भी कर सकता है, उन्होंने अच्छे से बनाया था, बट वो क्या हुआ? ऑगर्ड अनएक्सपेक्टेडली एक्सट्रीम, और इंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली था, बियॉन्ड ह्यूमन एजेंसी कंट्रोल से था, तो इसमें एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस हम ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, वो है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। माने कि जहां थर्ड पार्टी जो है वो लाइबल होगी इंसिडेंट को कॉज करने की, ठीक है। मान लीजिए मैं और मेरा एक फ्रेंड है अभिनय, जा रहे होते हैं रास्ते में, इतने में एक फ्यूरियस डॉग एक घर में होता है, तो अभिनय क्या करता है, उस घर का गेट खोल देता है और वो आके मुझ पर अटैक कर देता है डॉग, ठीक है। अब पहले हम क्या पढ़े थे, गलती किसकी है? प्लेंटिफ की। यहाँ तो गलती प्लेंटिफ की नहीं है, यहाँ गलती किसकी है? थर्ड पार्टी अभिनय, ठीक है। तो वो क्या क्या डिफेंस ले सकता है जिसके पास डॉग है कि भैया देखिए आपके ऊपर अटैक हुआ, आई बिलीव आई एक्सेप्ट, बट इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें किसकी गलती है? थर्ड पार्टी की, ठीक है। इसमें केस भी दिया हुआ है in Box versus Job, where the reservoir of the defendant overflowed because of third party emptied his drain through the defendant reservoir। तो कोर्ट ने क्या हैंड किया कि डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा क्योंकि गलती किसकी थी? थर्ड पार्टी। फोर्थ एग्जांपल पे जाते हैं, फोर्थ एक्सेप्शन या आप डिफेंस कह लीजिए, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, जहां आपकी खुद की गलती, मान लीजिए वही बात कि आप है मुझे मौत, यही होता है। एग्जाम्पल देखिए, इफ अभिषेक एंड कार्तिकेय both are neighbors, they share a water source that is on Abhishek's property, and if the water leaks and harms Kartikeya, he cannot sue for damages because Abhishek is not responsible for the harm। तो harm क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने they share a water source जो कि सेम था, जो अभिषेक की प्रॉपर्टी पे था, ठीक है। एक और ले सकते हैं कि वही एग्जाम्पल, अब आपके घर पे भी एक पेट है, सामने वाले के पास भी एक पेट है, उसका डॉग फ्यूरियस है, आपके पास लेब्राडोर है, प्यारा सा है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि आप सारे डॉग्स के साथ खेल सकते हैं, तो आप बोल देते हैं भैया ऐसे छोड़ दीजिए, हम खिला लेते हैं, हम उसके साथ थोड़ा खेल लेते हैं, और वो छोड़ देता है उस डॉग को, आपके ऊपर अटैक हो जाता है, तो वो क्या कहेगा कि भैया आपने कंसेंट दी थी इसके साथ, है ना, अब आपके ऊपर अटैक हुआ है, इसके लिए मैं लाइबल नहीं हूं, आप नहीं मुझसे बोला था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या हो। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी किस में आई थी? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
आप लोगों को बढ़िया से पता होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी केस था, ठीक है, एक लैंडमार्क केस था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आई थी। इसका मेन जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ये था कि अगर कभी इतनी इमेंस डेंजर होता है या इमेंस तरीके से नुकसान होता है, डैमेज होता है, अगर हम ऐसे डिफेंस देके छोड़ दें तो फिर कैसे कंपनसेशन होगा, कैसे एग्जाम्पल सेट होगा। इसलिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी लाई गई थी ताकि जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई जा सके, ठीक है। जैसे कि लिखा हो कि डेंजरस, hazardous और inherently dangerous activity and harm results to everyone because of that accident. So in that operation of such hazard and inherently dangerous activities, absolute liability लगती है। ठीक है, तो अब हम लोग फैक्ट्स देखेंगे कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैक्ट्स क्या थे। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाइए और नोट करते जाइए, और जो पीपीटी में है वो भी ध्यान से लिखते जाइएगा, क्योंकि ये सब चीजें है ना जरूरी होती हैं आपके आंसर शीट में मेंशन हो। ठीक है, तो क्या हुआ था, कंपनी थी यूनियन कार्बाइड बेस्ड जो भोपाल में थी, वो पेस्टिसाइड बनाती थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1984 40 टन, समझ रहे हैं आप कितनी हाई क्वांटिटी में थी, मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हो गई। इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंजरीज हुई, नंबरस इंजरीज। द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द प्लांट सेफ्टी, इट वाज फाउंड दैट प्लांट सेफ्टी वाज ब्रोकन। जब एग्जामिनेशन हुआ कि क्या इशू था, तो जो सेफ्टी प्रोसीजरल था उसमें जो सेफ्टी नॉर्म्स थी वो कुछ सिस्टम खराब हुआ पड़ा था। ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड against adhering to the strict liability rule because doing so would let the industrialists off the hook from the harm that they inflicted and the lives were lost। मैंने बताया था कि इसका जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस यही है कि इतना जब इनहेरेंटली डेंजरस एक्ट होगा, इतने लोगों को हार्म पहुंचेगा, तो ऐसे तो वो छूट के आराम से जा सकते हैं डिफेंस लेके, इसकी वजह से ये लाया गया था। फिर अब हम आगे देखते हैं कि इसमें हेल्ड क्या हुआ था। तो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट फिर इंटरप्राइजेस अंडरटेक्स अ हजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी एट एन एक्सीडेंट causing harm to everyone, then the enterprise is entirely and absolutely responsible for compensating all those affected by that accident। ठीक है, this liability cannot be waived by any exceptions that may apply to the legal principle of, वही कह रहा था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आप डिफेंस ले सकते हैं, जबकि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आप डिफेंस नहीं ले सकते। तो अब हम लोग देखेंगे कि मेजर डिफरेंस क्या होता है, जो आप लोग बढ़िया आंसर करके, जैसे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस लिखिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, इसमें हम आपको एक चार्ट बना के देते हैं, ये है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, और बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिए, सेम चार्ट आप आंसर शीट पे भी बना सकते हैं फॉर गेटिंग ब्राउनी पॉइंट। ठीक है, देखिए लेवल ऑफ डैमेज होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी में मास डैमेज, भोपाल गैस ट्रेजेडी याद कर लीजिए, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में लिमिटेड डैमेज। ठीक है, रेलवे वर्सेस फ्रैक्चर लिमिटेड था, माइंस इसकी डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन उसमें एब्सोल्यूट में क्या हुआ था, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी कितने लोगों की मौत हुई थी, हत्या हो गई थी। ठीक है, डिफेंस देखिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं, जबकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपके पास डिफेंसेस हैं, बीएनएफआई है, एक्ट ऑफ गॉड है, प्लेंटिव्स ऑन डिफॉल्ट है। ठीक है, अब हम जाते हैं थर्ड चीज पे, वो एक्सेप्शन। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं, जीरो एक्सेप्शन। वही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपके पास एक्सेप्शंस हैं, प्लेंटिव्स ऑन फॉल्ट, एक्ट ऑफ गॉड, ये सब। ठीक है, डिग्री ऑफ डैमेज, डिग्री ऑफ डैमेज क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना पे कर सकती है, कितने डैमेज कॉज होता है। वही अगर आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे देखिएगा तो कंपनसेशन इज पेड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द क्वांटम ऑफ डैमेज, नॉट ऑन बेस ऑफ द कंपनीज कैपेबिलिटी। ठीक है, लास्ट है एलिमेंट ऑफ एस्केप। इन केसेस ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी देयर इज नो नीड टू एस्केप। क्या एस्केप, हमने बताया था कंडीशंस, आपको डेंजरस थिंग लानी है, वो एस्केप करेगी, डैमेज कॉज करेगी। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एस्केप करना नहीं जरूरी है, फिर से बता रहा हूं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एस्केप करना एक मेजर थिंग, एसेंशियल है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यही खत्म करते हैं, नो फॉर लायबिलिटी हमारी खत्म होती है। अगर आपको कोई इशू है या डाउट है तो हमें मेल कीजिए या डायरेक्ट मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।